चलिए, तो क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी आवाज आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं? एक बार बताओ जरा, फिर अपन आगे स्टार्ट करें। हाँ बेटा, अभी देखते हैं। चलिए, लाओ दिखाओ। ELP 4 में क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, मैंने आपको पहले कहा था कि आपको 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, ठीक? 4 में से अगर सिलेक्ट करें तो कार्टिलेज कौन बना रहा है? फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्डोसाइट, एपिथेलियल सेल। तो किसे सिलेक्ट करोगे? कॉन्डोसाइट। देखिए, तो जहां तक मुझे याद आता है कि शायद हम पिछली क्लास में कार्टिलेज के बारे में पूरा कर चुके थे और बोन के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। बोन के बारे में शायद हम थोड़ी सी बात कर चुके थे, बोन की सेल्स वगैरह के नाम हमने सुन लिए थे। अब बोन के अंदर क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है वो अपन जरा एक बार देख लेते हैं। सो देखें, अगर हम देखें बेटा बोन की स्ट्रक्चर, कि बोन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं बोन में, तो अब जरा बात करने की बजाय इधर देंगे ध्यान। तो देखिए, एक बोन को अगर हम देखें तो लेट से कोई एक लॉन्ग बोन हो। ये क्या है? अपनी बॉडी की कोई एक लॉन्ग बोन। जनरली अपन बोन का डायग्राम कुछ ऐसे ही बनाते हैं ना, कि बोन कुछ ऐसी होती है। तो ये जो लॉन्ग बोन है, इसके सेंट्रल पार्ट से, यानी कि यहां से मैंने एक सेक्शन काटा, ठीक? और सेक्शन काट करके इस चीज को अपन देखने वाले हैं। जब हम इस चीज को देखते हैं तो उससे पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि बोन का ये जो सेंट्रल पार्ट है, यहां बेटा इतना जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट में तो होता है मैट्रिक्स, और यहां बीच वाला जो पार्ट है, यहां एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। क्या कहा जाता है? बोन मैरो कैविटी कहा जाता है। और ये जो बोन मैरो कैविटी है, इसके अंदर भरा होता है येलो बोन मैरो। क्या भरा है इसके अंदर? येलो बोन मैरो है। और ये जो येलो बोन मैरो होता है, इसके अंदर टिश्यू जो पाया जाता है वो होगा आपका एडिपोज टिश्यू। तो अगर यहां पर एडिपोज टिश्यू है, तो येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या होगा, काम क्या होगा? तो हम कहेंगे स्टोरेज ऑफ फैट, कि येलो बोन मैरो हमारे अंदर क्या करती है? फैट का स्टोरेज करती है। अब ये जो पोर्शन है, इसका डायग्राम हम यहां लेते हैं, तो हमें यहां पे दिखाई देता है कि बोन कुछ ऐसे सर्कुलर सी स्ट्रक्चर दिखेगी। बोन अपने को क्या होगा? सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगी। हमने साथ में कहा कि यहां बीच में कैविटी होती है। अब अगर बीच में एक कैविटी है, तो वो कैविटी वाला जो पार्ट है वो अपने को कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है कि कैविटी हो गई। बोन में बाहर की तरफ यहां बेटा WFCT की बनी हुई एक कवरिंग पाई जाती है। बोन के बाहर की तरफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक कवरिंग मौजूद है। और WFCT की बनी हुई जो एक कवरिंग पाई जाती है बोन पर, इसको हम नाम देते हैं पेरीओस्टियम। ऐसी ही स्ट्रक्चर कार्टिलेज में भी मौजूद थी, जहां पर हमने इसे नाम क्या दिया था? पेरिकॉन्ड्रियम नाम दिया था। तो बोन में हम इसे नाम क्या देंगे? पेरीओस्टियम नाम देंगे। ऑस्टियम वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा? बोन। तो आपने कहा कि बोन पर बाहर की तरफ WFCT की बनी हुई एक कवरिंग पाई जाती है, और जो ये कवरिंग है इसको नाम क्या दिया है बेटा? पेरीओस्टियम नाम दिया। तो बोन पर बाहर की तरफ कवरिंग कौन सी है? पेरीओस्टियम है। ये जो पेरीओस्टियम है, ये बना किसका है? तो आपने कहा कि पेरीओस्टियम इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब पेरीओस्टियम में कौन से फाइबर्स पाए जाएंगे? तो आप कहेंगे कि यहां कोलेजन फाइबर होंगे। वही पेरीओस्टियम में फाइबर कौन से होंगे? कोलेजन फाइबर पाए जा रहे होंगे। अब ऐसे ही अंदर की तरफ आपको यहां पर ये जो कैविटी दिखी, इस कैविटी का नाम क्या है बेटा? बोन मैरो कैविटी।
और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इस बोन मैरो कैविटी में भरा हुआ है येलो बोन मैरो। तो बोन मैरो कैविटी के बाहर की तरफ यहां पर भी एक कवरिंग पाई जाती है। यहां ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग बनी होती है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की। कौन से टिश्यू की बनी है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये नाम हमने अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि ये नाम अपने सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, तो इसलिए हमने इसे अभी छोड़ रखा है। बाकी यहां जो टिश्यू है, इस टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ये लेयर बनाता है, और इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोस्टियम। तो अंदर वाली लेयर को हमने क्या कहा? एंडोस्टियम हमने नाम दिया, विच इज कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अब इन दोनों बातों को हम जरा समझेंगे कि पेरिओस्टियम क्या है, एंडोस्टियम क्या है। इन दोनों बातों को जरा देख लेते हैं। तो देखिए, बोन के बाहर की तरफ जो कवरिंग पाई गई, उसको आपने नाम क्या दिया? पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम किससे बना हुआ है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अंदर की तरफ ये क्या है? एंडोस्टियम है। जो कवर किसे कर रहा है? तो आपने कहा बोन मैरो कैविटी को कवर कर रहा होता है। इस यहां पर ये बना किससे है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से। जैसे ही मैं कहता हूं ये नाम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो हमें रेटिकुलर फाइबर्स याद आ जाते हैं। हमारी बॉडी के जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब हुआ वो ऑर्गन जो ब्लड सेल्स बनाते हो। क्या बनाते हो? ब्लड सेल। ब्लड सेल का मतलब हुआ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो ये ब्लड सेल बनाने वाले ऑर्गन, और हमारी बॉडी में वो ऑर्गन जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं, उन्हें कहा जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन। और ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, यहां पर पाया जाता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहां होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन पे। लिम्फॉइड ऑर्गन या तो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, या फिर क्या बना रहे होंगे? ब्लड सेल। बोन मैरो के बारे में हम जानते हैं कि बोन मैरो क्या बनाता है? ब्लड सेल बनाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह का फॉर्मेशन करना बोन मैरो का काम है। तो यहां पर एंड ऑस्टियम। अब देखो, ऑस्टियम मतलब क्या हुआ? बोन। पेरी मतलब पेरीफरी, तो बाहर, पेरीफरी बाहर होगी, तो इसको आपने क्या कहा? पेरीऑस्टियम। अंदर मतलब एंडो, तो अंदर वाले को आपने क्या कह दिया? एंडोस्टियम नाम दे दिया। अब यहां पर पेरियोस्टियम के ठीक नीचे की तरफ आपको ऑस्टियोब्लास्ट सेल दिखाई देगी। कार्टिलेज के अंदर पाई जाने वाली सेल का नाम क्या था? कॉन्ड्रोब्लास्ट। बोन में पाई जाने वाली सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। चाहे कॉन्ड्रोब्लास्ट हो या ऑस्टियोब्लास्ट हो, दोनों सेल्स का डेवलपमेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रोब्लास्ट सेल से। तो कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल थी, वही फाइब्रोब्लास्ट सेल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बोन के अंदर बनाती है ऑस्टियोब्लास्ट, और कार्टिलेज के अंदर क्या बनाती है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक लेयर यहां बाहर की तरफ पाई जाएगी। कार्टिलेज में भी अगर आप ध्यान दें तो कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट था कि सबसे बाहर पेरिकॉन्ड्रियम, और पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट अंदर की तरफ कॉन्ड्रोब्लास्ट की लेयर पाई जा रही थी। यहां भी अंदर की तरफ भी अगर हम देखेंगे तो एंड ऑस्टियम के साथ में भी ऑस्टियोब्लास्ट की एक लेयर पाई जाती है। यानी कि कार्टिलेज और बोन यहां आकर के डिफर कर जाते हैं। कार्टिलेज के केस में लेयर केवल बाहर की तरफ पाई जा रही थी, जबकि बोन में लेयर न केवल बाहर की तरफ मौजूद है बल्कि अंदर की तरफ भी प्रेजेंट है। तो बोन में ये लेयर बाहर भी पाई जा रही है और अंदर की तरफ भी मौजूद होती है। तो यहां पर ये जो सेल पाई जा रही है, इस सेल को आपने नाम क्या दिया है बेटा? ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये सेल कौन सी हुई? ऑस्टियोब्लास्ट। एंड ऑस्टियोब्लास्ट इज बोन फॉर्मिंग सेल। तो बोन को बनाने वाली सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट है, जो कि बोन फॉर्मिंग सेल है, यानी कि बोन को बनाती है। तो आपने कहा बोन बनाने वाली सेल ऑस्टियोब्लास्ट यहां भी, और यही ऑस्टियोब्लास्ट सेल आपको अंदर यहां भी दिखाई देती है। तो दोनों जगह पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल की लेयर पाई जाती है। अब आप देखें, ऑस्टियोब्लास्ट जब डिवाइड करेगी, मैच्योर होगी, तो मैच्योर होकर के
ऑस्टियोब्लास्ट बनाएगी ऑस्टियोसाइट। जैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट ने क्या बनाया था, कॉन्ड्रोसाइट, वैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाती है, ऑस्टियोसाइट सेल का फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो ऑस्टियोसाइट सेल है वो कैसे प्रेजेंट होगी, तो यहां देखो, ये जितना ये वाला पार्ट है, यहां बेटा मैट्रिक्स भरा हुआ है ना भाई, कैविटी तो यहां पर बीच में है, यहां मैट्रिक्स भरा है। ये जो मैट्रिक्स भरा है, इसमें बोन के अंदर कुछ लंबी लंबी कैनाल पाई जाती है। इसके अंदर क्या मौजूद है, कैनाल्स है, यानी कि कुछ कैनाल ऐसे ऐसे करके रन कर रही होंगी। ट्रांसफर सेक्शन में जब आप देखेंगे तो ट्रांसफर सेक्शन में ये कैनाल्स आपको यहां पर कुछ, एक ये दिखी, एक ये है, एक यहां पर, एक इधर, ऐसे करके आपको ये कुछ कैनाल्स आपको यहां पर दिखेंगे। ये जो कैनाल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि बोन में अलोंग द लेंथ रन करती हैं, इन अलोंग द लेंथ रन करने वाली कैनाल्स को हम बच्चे नाम देते हैं हैवर्सियन कैनाल। क्या कहा जाता है इसे, हैवर्सियन कैनाल नाम देते हैं। और ये जो हैवर्सियन कैनाल है, इसका पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स का। सो इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, यानी कि ये कैरेक्टर केवल मैमल्स के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी बर्ड, रेप्टाइल या एम्फीबियन की बोन है, तो क्या उसके अंदर हैवर्सियन कैनाल होगी, नहीं, यहां हैवर्सियन कैनाल नहीं पाई जाएगी। अब ये हैवर्सियन कैनाल यहां पर प्रेजेंट है। यहां जो ऑस्टियोसाइट होगी, अब ये ऑस्टियोसाइट सेल में पाई जाती है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस मौजूद थी, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस थी, कुछ वैसे ही साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑस्टियोसाइट के अंदर भी पाई जाती हैं। तो देखो, एक ऑस्टियोसाइट ये है, एक और ये है, एक ये हो गई, एक ये है, एक यहां, और एक यहां पर। ये ऑस्टियोसाइट सेल एक दूसरे से जुड़ी होती हैं पतली पतली कैनाल्स के थ्रू। तो पतली पतली कैनाल्स के थ्रू ऑस्टियोसाइट सेल एक दूसरे से जुड़ी है। कुछ ऐसे मान सकते हैं कि सर्दी में आप कहीं पिकनिक पे गए, बीच में क्या है, कैंप फायर जल रहा था, ठीक। अब कैंप फायर के चारों तरफ तुम लोग क्या है, एक सर्किल बना के खड़े हो गए, और सर्किल में तुम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तो तुम्हारा नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोसाइट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या, हाँ, ऑस्टियोसाइट सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपने कहा कि ऑस्टियोसाइट सेल एक दूसरे से जुड़े हैं और यहां सर्कुलर फैशन में मौजूद होते हैं। अब क्या हुआ, पहले जहां आग जल रही थी, उसके चारों तरफ तुम एक दूसरे के, तुम दोस्त दोस्त जितने थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए। बाकी और भी बच्चे थे, उनको सर्दी लगी। जब उनको सर्दी लगी तो उन्होंने भी वहां आना चाहा। अब तुम एक दूसरे का हाथ पकड़े थे, तुम्हारे अंदर आ पाएंगे क्या, नहीं। अब उन्होंने क्या किया, तुम्हारे बाहर की तरफ एक लेयर बना दी। तो यहां पर ऐसे करके देखो, एक लेयर ये बाहर की तरफ बनी। क्या ये दोनों लेयर कंसेंट्रिक है, हाँ, ये दोनों लेयर कंसेंट्रिक हैं, क्योंकि दोनों का सेंटर तो कॉमन है। तो कॉमन सेंटर वाली जो लेयर है, इस लेयर, ये लेयर यहां पर किसने, कौन बना रहा है, ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट ने वहां लेयर बनाई, ऑस्टियोसाइट ने ऐसे ही करके यहां पर, इसके अराउंड देखो, यहां पर एक लेयर बना दी। अब ऑस्टियोसाइट ने ऐसे करके एक लेयर ये बनाई, और इस तरीके से क्या होगा कि बहुत सारी लेयर्स पाई जाएंगी। ऐसा नहीं होता केवल दो ही लेयर पाई जाएंगे, कई सारी लेयर्स यहां पर मौजूद होती हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 104 पर आप देखेंगे डायग्राम, आपको ऊपर वाला डायग्राम मिलेगा कार्टिलेज का, और नीचे वाला डायग्राम मिलेगा बोन का। बोन वाला डायग्राम मिला, बीच में देखो ओवल सा एक डॉट दिखाया है, ओवल ब्लैक कलर का एक डॉट दिखाया गया है। ये जो ओवल ब्लैक कलर का डॉट है, इसका नाम है हैवर्सियन कैनाल। ये कौन है, हैवर्सियन कैनाल। इसके चारों तरफ आप देखो, स्टार शेप जैसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई है। वो जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो ऑस्टियोसाइट है। क्या ये ऑस्टियोसाइट को एक दूसरे से जोड़ा गया है, हाँ, ऑस्टियोसाइट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही यहां पर देखिए, इधर क्या हुआ कि ऑस्टियोसाइट ऐसे आकर के अरेंज हुई, और अरेंज होने के बाद ये ऑस्टियोसाइट एक दूसरे के साथ जुड़ गई। फिर यहां पर ऑस्टियोसाइट ऐसे करके अरेंज हुई, एंड लेटर ऑन ये ऑस्टियोसाइट एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है।
जब एक दूसरे से जुड़ रही हैं तो इस तरीके से ये कंसेंट्रिक लेयर्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो लेयर्स बनाने वाली सेल यहां पर कौन है आपके पास बेटा? ऑस्टियोसाइट सेल है। ये ऑस्टियोसाइट सेल ने यहां पर क्या बना दिया है? लेयर्स। तो ऐसे करके देखो, एक लेयर ये बनी, एक और लेयर यहां बन गई, तो ऐसे करके लेयर बनाते जाएंगे और ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पे मैंने कहा कि मान लो यहां पे अपने को लेयर अगर और भी दिखती है तो ऐसे करके ये लेयर अपने को यहां दिखाई दे जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि पूरी बोन में इस तरीके से करके कई सारी ऑस्टियोसाइट होंगी और ये ऑस्टियोसाइट किसके अराउंड पाई जा रही हैं? हैवर्सियन कैनाल के अराउंड मौजूद हैं। तो हैवर्सियन कैनाल के अराउंड यहां पर कई सारी ऑस्टियोसाइट्स पाई जा रही होंगी। तो नंबर ऑफ ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट। तो ऐसे करके ये कई सारी ऑस्टियोसाइट यहां पर मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे करके कई सारे ऑस्टियोसाइट यहां पर पाए जा रहे होंगे पूरे बोन के अंदर। अब बोन में ये जो सेल है, इस सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट। ये वाली सेल का बेटा नाम क्या हुआ? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट हमने कहा कि दे आर अरेंज्ड एज लेयर। लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड है ना। और यहां पर जो लेयर्स बनी, इन लेयर्स, ये यहां पर क्या है? लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होती हैं, ठीक। और जो लेयर्स यहां पर बन रही कंसेंट्रिक सी लेयर है। अब आपने कहा कि ऑस्टियोसाइट लेयर्स के फॉर्म में अरेंज है। और दूसरी बात, ऑस्टियोसाइट में साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस पाई जा रही है। ऑस्टियोसाइट के अंदर क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस यहां पर प्रेजेंट है। तो आपने कहा कि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस क्या है? प्रेजेंट है इसके अंदर। फिर ऑस्टियोसाइट के बारे में अगली बात करिए कि ये जो ऑस्टियोसाइट सेल है, इसके बारे में अगली बात आती है कि वन ऑस्टियोसाइट इज प्रेजेंट इन अ लेकुनी। एक ऑस्टियोसाइट एक लेकुनी के अंदर मौजूद है। तो एक लेकुनी में ऑस्टियोसाइट का नंबर कितना रहेगा? एक। तो एक लेकुनी में एक ऑस्टियोसाइट करके यहां पर पाई जा रही है। अब ये जो ऑस्टियोसाइट यहां पर मौजूद है, इसके अलावा यहां पर एक और टाइप की सेल पाई जाती है। तो एक और टाइप की जो सेल की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर मान लो ये तीन सेल एक साथ हैं। इधर हमने यहां दिखाया कि मान लो दो सेल एक साथ हैं। यहां पर हमने दिखा दिया कि एक सेल एक अकेली मौजूद है। और ये जो सेल है, इसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ये कौन सी सेल है बेटा? ऑस्टियोक्लास्ट सेल है। और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, ये आप जानते हैं कि बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बोन ईटिंग सेल है। तो बोन ईटिंग या बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल, इसका नाम क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये हुआ हमारे टिपिकल एक बोन की स्ट्रक्चर कि अगर आप बोन को देखते हैं तो आपके इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देने वाले हैं या कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। अब जैसे हमने बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू में बात की है कि कनेक्टिव टिश्यू में हमेशा तीन कंपोनेंट होते हैं: सेल, फाइबर, मैट्रिक्स। कंपोनेंट कितने? तीन। पहला सेल, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जब मैं बात करता हूं इसके मैट्रिक्स के बारे में, इसको अभी हम लिखेंगे थोड़ी देर में। अभी पहले एक बार समझ के पूरा कर लेते हैं। मैट्रिक्स यहां पर मैंने कहा कि इट इज अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। मैट्रिक्स किसके फॉर्म में अरेंज्ड है? लेयर्स के फॉर्म में अरेंज्ड होता है। और ये जो लेयर्स होते हैं इनको बोलते हैं लैमिली। लेयर्स का नाम क्या होता है? लैमिली।
तो मैट्रिक्स यहां पर लेयर्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है समझिएगा। ये जो ऑस्टियोसाइट है, यही ऑस्टियोसाइट तो सेक्रीट करेगी मैट्रिक्स। ऑस्टियोसाइट सेल है जो सेक्रीट क्या कर रही है बेटा, मैट्रिक्स सेक्रीट करती है। तो मैट्रिक्स सेक्रीट करने वाली सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोसाइट जहां भी प्रेजेंट होगी अपने आसपास मैट्रिक्स सेक्रीट करेगी। तो देखो, ये ऑस्टियोसाइट दूसरी ऑस्टियोसाइट से जुड़ी हुई है, तो मतलब इधर मैट्रिक्स सेक्रीट नहीं करेगी। मैट्रिक्स कहां सेक्रीट होगा, तो यहां पर जो मैट्रिक्स सेक्रीट किया जाएगा वो आपका एक तो यहां पर होगा। समझ में आया? किसने सेक्रीट किया, ये वाली ऑस्टियोसाइट ने। और मैट्रिक्स यहां पर मौजूद होगा। तो क्या मैट्रिक्स ऑस्टियोसाइट के बीच की लेयर्स में सेक्रीट होता है ना? ऐसे करके देखो, मैट्रिक्स किसके फॉर्म में सेक्रीट हो रहा है, लेयर्स के फॉर्म में सेक्रीट होता है। और ये जो मैट्रिक्स की लेयर्स बनती हैं, इन लेयर्स को ही आप नाम क्या देते हैं, लैमिली। क्या कहा जाता है, लैमिली कहा जाता है। तो आपने कहा कि यहां पर मैट्रिक्स की जो लेयर्स होती हैं, इन मैट्रिक्स की लेयर्स को अपन क्या बोलते हैं, लैमिली कहते हैं। अब बोन का जो मैट्रिक्स है, इसके कंपोनेंट अगर हम देखें तो मैट्रिक्स में दो तरीके के पार्ट पाए जाते हैं। पहला तो होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। पहला कौन सा पार्ट होगा, इनऑर्गेनिक पार्ट। और दूसरा होता है इसका ऑर्गेनिक पार्ट। तो पार्ट कितने हो गए, दो। कौन कौन से, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पार्ट जो है ये होता है लगभग 68 से 70%। कितना रहेगा, 68 से 70%। ऑर्गेनिक पार्ट ये कितना हो जाएगा, तो लगभग 30 से 32%। तो ये लगभग कितना रहेगा, 30 से 32। यानी कि बोन में ज्यादा क्या, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा होता है। और ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट है ये बोन को बनाता है हार्ड। तो ये इनऑर्गेनिक पार्ट क्या करेगा, ये बोन को हार्ड बना देता है। तो ये बोन को क्या बना रहा है बेटा, हार्ड। अब इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या है, तो इनऑर्गेनिक पार्ट में सबसे पहले पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। पहला क्या रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा। और जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसकी परसेंटेज होती है 80%। कितना रहेगा, 80% कैल्शियम फॉस्फेट है। यहां पर अगला आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका परसेंटेज होता है 10%। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 10%। और मैग्नीशियम फॉस्फेट यहां होता है 10%। तो 10% में कौन आ गया, मैग्नीशियम फॉस्फेट आ जाता है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट यहां कितने परसेंट हुआ बेटा, 10% मैग्नीशियम फॉस्फेट हो जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा जो कि 80% है, कैल्शियम कार्बोनेट 10, और कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम फॉस्फेट भी कितना हुआ, 10%। यहां पर कुछ अमाउंट में मौजूद होंगे फ्लोराइड। कुछ अमाउंट में क्या मौजूद होता है, फ्लोराइड। तो कुछ अमाउंट में हमने कहा कि बोन के अंदर फ्लोराइड भी पाया जाता है। तो फ्लोराइड यहां बोन के अंदर मौजूद है। अब ये फ्लोराइड आपको अपने बोन और टीथ की हेल्थ के लिए चाहिए होता है। फ्लोराइड किसके लिए चाहिए, बोन और टीथ की हेल्थ के लिए। अगर ये फ्लोराइड बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, अगर ये कम हो जाए तो इसकी वजह से आपके दांत, आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रिटल का मतलब कमजोर, आसानी से टूट जाएंगे। वहीं पर अगर ये फ्लोराइड ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बोन क्या हो जाता है, टेढ़ी हो जाती हैं। और टीथ पर मॉटलिंग हो जाती है। मॉटलिंग का मतलब है कि दांत पे क्या होगा, ब्राउन कलर के धब्बे डेवलप हो जाएंगे। तो फ्लोराइड अगर कम हुआ तो हड्डियां क्या हो गई, कमजोर। ज्यादा हुआ तो हड्डियां क्या हो गई, टेढ़ी। न केवल हड्डियों के लिए बल्कि दांतों के लिए भी फ्लोराइड की जरूरत होती है। अब आप देखिए, ये जो फ्लोराइड है, चाहे आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड जरूर होता है। किसी भी कंपनी का कोई भी टूथपेस्ट उठा लो, हर टूथपेस्ट के अंदर आपको फ्लोराइड मिलेगा। यानी कि टूथपेस्ट में नमक हो ये जरूरी नहीं है, पर टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड हो ये जरूरी है।
सारी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है क्योंकि आपके दांतों की हेल्थ के लिए जरूरी है। तो इनऑर्गेनिक पार्ट में ये चीजें हो गई। अब आते हैं ऑर्गेनिक पार्ट में। ऑर्गेनिक पार्ट में जब आप बात करते हैं तो यहां पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है ऑसिन। कौन सी प्रोटीन मौजूद है बेटा? ऑसिन प्रोटीन यहां पर पाई जाती है। अब ये प्रोटीन यहां कर क्या रही है? तो आप देखिए, चाहे कैल्शियम फॉस्फेट हो, कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम फॉस्फेट हो, है तो मॉलिक्यूल ना। ये क्या है? मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपका के रखना पड़ेगा, जोड़ के रखना पड़ेगा, तभी एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपका करके कौन रखता है? ऑसिन प्रोटीन। ऑसिन ने क्या किया? इन मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपका करके रखा, इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ करके रखा। तो जोड़ करके रखने वाला मॉलिक्यूल कौन? ऑसिन। किसका नाम है? प्रोटीन का। तो बोन का जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट पाए जाते हैं। अब मैट्रिक्स के बाद बात आती है बोन के फाइबर्स के बारे में। तो मैट्रिक्स के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन। हमने कहा कि मैट्रिक्स ऑफ बोन, ये जो मैट्रिक्स ऑफ बोन है, ये बेटा हार्ड होता है और नॉन प्लाइबल है। कैसा है? हार्ड है और नॉन प्लाइबल है। हार्ड का मतलब क्या हुआ? कठोर है। नॉन प्लाइबल का मतलब हुआ इसको मोड़ा नहीं जा सकता है। तो बोन का मैट्रिक्स कैसा रहेगा? हार्ड और नॉन प्लाइबल। हार्ड और नॉन प्लाइबल क्यों है? तो हमने कहा कि हार्ड और नॉन प्लाइबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो हमने कहा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की प्रेजेंस के कारण बोन का मैट्रिक्स कैसा है? हार्ड है और नॉन प्लाइबल है। अगर ये कैल्शियम नहीं होता, केवल ऑर्गेनिक पार्ट होता, तो बोन भी मुड़ जाती, पर बोन नहीं मुड़ती है। और क्यों नहीं मुड़ती है? क्योंकि मोबाइल चलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रख लो जेब में, जेब में रखो फोन। तुम्हें लगता है तुम ही अकेले बुद्धिमान पैदा हुए हो? नाम क्या है तुम्हारा? आदित्य। सूर्य देवता का नाम है, ऐसा तुम काम कर रहे हो? कुछ जरूरी काम? मोदी जी का कोई मैसेज आया हो, अमित शाह ने किया हो? अगर हो तो बताओ, तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, क्योंकि मेरा काम उतना जरूरी नहीं है। कई बार क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा कुछ है? नहीं है? तो अब जेब में रखे रहना। ठीक, ध्यान दो। अपन ने कहा कि मैट्रिक्स ऑफ बोन कैसा है? हार्ड है और नॉन प्लाइबल है। हार्ड और नॉन प्लाइबल किसकी वजह से है? क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? कैल्शियम। अब यहां मैट्रिक्स के बाद बात आती है बोन के अंदर फाइबर्स के बारे में। तो फाइबर्स में आप देखिए, क्या ये बोन प्लाइबल है? नहीं। अगर प्लाइबल नहीं है तो यहां पर इलास्टिक फाइबर किसी काम की चीज नहीं है, क्योंकि बोन मुड़ेगी ही नहीं तो इलास्टिसिटी का करोगे क्या? तो यहां पर बोन में हमने कहा कि फाइबर कौन से पाए जाएंगे? कोलेजन फाइबर्स यहां पर पाए जाते हैं। तो अपन ने कहा कि कोलेजन फाइबर्स, ये कोलेजन फाइबर मौजूद कहां होंगे? तो हमने कहा कोलेजन फाइबर पाए जाएंगे मैट्रिक्स में। कोलेजन फाइबर कहां पाए जाएंगे? मैट्रिक्स में। और ये जो कोलेजन फाइबर हैं, इनका फॉर्मेशन कौन करेगा? सो दे आर फॉर्म्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। कौन बनाएगा इसको? ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाएगी। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल ने फॉर्मेशन किया कोलेजन फाइबर्स का। और ये जो फाइबर्स हैं, ये बोन को क्या प्रोवाइड करेंगे? स्ट्रेंथ। तो कोलेजन फाइबर क्या कर रहे हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना किसका काम होता है? कोलेजन फाइबर का काम होता है। काम को कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हें कुछ लकड़ियों का एक गट्ठर बनाना है। किसका गट्ठर बनाना है? लकड़ी का। अब लकड़ियों के गट्ठर को तुमने एक साथ रखा, तुम चाहते हो ज्यादा मजबूत हो, तो तुम क्या करोगे? उसे अच्छे से रस्सी से बांधोगे ना। जितना ज्यादा अच्छे से बांधोगे उतना मजबूत बढ़िया गट्ठर बनेगा। तो वैसे ही यहां पे बांधने वाला कौन? कोलेजन फाइबर। तो बोन हार्ड है, नॉन प्लाइबल है, किसकी वजह से? कोलेजन फाइबर की कैल्शियम। बोन हार्ड और नॉन प्लाइबल किसकी वजह से? कैल्शियम। बोन की स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार कौन? कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर बोन की स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है।
तो हमने अभी तक बोन के स्ट्रक्चर के बारे में इतनी बातें समझी, क्या इतनी बात समझ में आई? आदित्य बाबू समझ में आई कि नहीं? क्या आया? ध्यान दो, लिखो फटाफट। क्या बेटा? लेकुनी इसमें या एनसीईआरटी वाले डायग्राम में ध्यान देंगे। एनसीईआरटी वाले डायग्राम में बेटा, कार्टिलेज वाले डायग्राम में आपको लेकुनी दिखते हैं, जबकि यहां आपको लेकुनी नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कार्टिलेज वाले डायग्राम के अंदर आप देखो, आपको सेल्स कितनी दिखाई दे रही है? मुश्किल से 3 4 5 है। बोन वाले डायग्राम में आपको कम से कम 50 60 सेल दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब हुआ कि जो डायग्राम लिया गया है उसमें लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन बोन वाले डायग्राम में कम है कि ज्यादा? कम है ना। आपने डायग्राम जूम कम किया है, कार्टिलेज वाला ज्यादा किया है। जो डायग्राम जूम ज्यादा करोगे उसके अंदर तुमको लेकुनी दिखेगा, जिसको ज्यादा जूम नहीं किया तो लेकुनी नहीं दिखाई देगा। पर लेकुनी मौजूद है क्या? हाँ, लेकुनी यहां पर पाया जाता है। हाँ, तो अंदर बाहर दोनों तरफ करेंगे ना। हाँ, देखो यहां जो लेमली होते हैं, अभी मैंने एक पार्ट छोड़ दिया है। लेमली के अपने अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग टाइप के लेमली पाए जाते हैं। एक जो बाहर वाली ऑस्टियोब्लास्ट बनाती है, उन लेमली को हम बोलते हैं आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमली। अंदर वाली ऑस्टियोब्लास्ट बनाएगी, उसको बोलते हैं इनर सर्कमफेरेंशियल लेमली। हेवर्सियन कैनाल के अराउंड बने, इनको बोलते हैं हेवर्सियन लेमली। कुछ भी इसमें और भी लेमली पाए जाते हैं जो किसी हेवर्सियन कैनाल के अराउंड नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लेमली कहा जाता है। तो लेमली 4 टाइप के हैं, पर वो जो लेमली का टाइप और डिटेलिंग है वो अपने सिलेबस से बाहर की चीज है, इसलिए अपन ने उसको छोड़ दिया। बोलो। हाँ, ऑसिन प्रोटीन का फॉर्मेशन ऑस्टियोब्लास्ट करेगा। क्या हुआ? पेट दर्द कर रहा है पक्का? अगर समस्या हो तो नीचे 4th फ्लोर पे मेडिकल रूम है, तुम वहां जा सकते हो। आराम से जाके लेटो, थोड़ी अपनी सेवा कराओ। बोन मैरो अभी आएगा, अभी थोड़ी देर रुको। अभी अगले डायग्राम के अंदर आएगा बोन मैरो के टाइप कौन कौन से होते हैं, काम क्या है। पेंसिल से नहीं बनाना है, मिट जाएगा भाई साहब सब। पेंसिल से नहीं बनाना है।
इस बालक ने एक सुंदर चित्र बनाया है। क्या नाम है तुम्हारा? दीपांशु। वाह। तुम कहाँ बनाई? कहा भाई साहब कॉपी तो ढंग की बना लेते यार, तो रफ में काहे लिखते हो? फेयर में लिखो। फेयर में लिखोगे तुम भी थोड़े फेयर होगे, तो तुम्हें फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे रफ में लिखोगे तो फिर तुम भी रफ हो जाओगे। कहाँ है डायग्राम? बनाओ। बढ़िया। मैट्रिक्स के अंदर दो तरीके की चीजें हैं, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। 30%। नहीं, कोलेजन फाइबर, फाइबर तो अपन अलग से काउंट करते हैं ना, वो मैट्रिक्स में ही है, पर हम उसे मैट्रिक्स के पार्ट में काउंट नहीं करते हैं। हाँ, मैट्रिक्स में ही है पर मैट्रिक्स में काउंट नहीं किए जाते। हाँ, मैट्रिक्स में फाइबर्स के लिए भी स्पेस रहेगा। बोन के केस में केवल स्ट्रेंथ, बोन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हाँ। क्या बेटा? सेक्रीटेड बाय देम, अच्छा जो कार्टिलेज में हमने लिखा था वो ये है कि मैट्रिक्स को सेक्रीट कौन करता है? कॉन्ड्रोसाइट। लिख गया? आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पे जैसे बेटा कल कार्टिलेज के अंदर अपन ने देखा था कि एक लेकुनी में कॉन्ड्रोसाइट कितनी थी? 1 से 4। यहाँ पे एक लेकुनी में ऑस्टियोसाइट कितनी होगी? 1। डायग्राम बना, फटाफट इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। आगे
इतना पार्ट लिखा। क्या हुआ बेटा? तो इसको तो जेब में रख लो, क्या करोगे इसका? इस पे तो मोदी जी मैसेज नहीं करें। आगे बढ़ा जाए, देखेंगे अब। देखिए, अब हम बेटा बात करते हैं कि मैमल्स की जो लॉन्ग बोन्स हैं, इन लॉन्ग बोन्स की स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो अब बात करते हैं। रह गया अभी? आगे बढ़े। देखिए, अब अपन बात करने वाले अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ मैमल, या स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन लॉन्ग बोन। यानी कि अपनी बॉडी में अगर हम किसी लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर देखें, तो उस लॉन्ग बोन के अंदर हमें क्या क्या चीजें दिखने वाली हैं, वो अपन यहां पे अब बात करेंगे। तो लॉन्ग बोन का अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, तो हम डायग्राम कुछ ऐसे करके बनाते हैं कि ये एक बोन है, ये क्या हो गया बेटा, एक बोन। अब बोन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं वो अपने को देखने हैं। सबसे पहले बोन के जो एंड्स हैं, बोन के एंड्स कौन कौन से, एक एंड ऊपर की तरफ है और एक कहां है, नीचे की तरफ। तो बोन के एंड्स अपने पास कितने हैं, दो। ये जो एंड्स हैं, जिस पार्ट को मैंने शेडेड बनाया है, ये शेडेड जो पार्ट है, जो बोन के एंड हैं, इस वाले पार्ट को हम बोन के अंदर नाम देते हैं इपीफाइसिस। क्या कहा जाता है, इपीफाइसिस नाम देते हैं। तो ये वाला पार्ट बेटा कहा जाता है इपीफाइसिस। यानी कि एक बोन में इपीफाइसिस का नंबर कितना है, दो, एक ऊपर और एक नीचे। तो इपीफाइसिस कितने, दो। अब ये जो इपीफाइसिस है, इसके बारे में पहली बात कि ये कहां पाया जाता है, तो हमने कहा कि इट इज प्रेजेंट एट एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन के कहां पाया जाता है, सिरे पर होता है। अगली बात, ये जो इपीफाइसिस है, इट हैज स्पंजी बोन। यहां जो बोन पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। तो इपीफाइसिस पर जो बोन मौजूद है, इस बोन को आपने नाम क्या दिया है, स्पॉन्जी बोन आपने कहा। अब स्पॉन्जी बोन क्या होती है, वो हम अगर देखते हैं, तो इसको समझने के लिए मैंने यहां से कुछ बोन ली
और इस बोन के डायग्राम को मैंने किया है जूम। ठीक, तो बोन के डायग्राम को अपन ने कर लिया बड़ा। जब हमने इस बोन के डायग्राम को बढ़ाया तो बढ़ाने पर हमने देखा कि यहां जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स पहले लेयर्स के फॉर्म में हमें दिख रहा था पिछले डायग्राम में, वही मैट्रिक्स यहां पर हमें कुछ चैनल्स के फॉर्म में दिखाई देता है। पिछले वाले डायग्राम में हमने क्या देखा था कि मैट्रिक्स किसके फॉर्म में था? लेयर्स। किसके लेयर्स लेयर्स को अपन ने नाम क्या दिया था? लैमिनी। तो हमने वहां पर लेयर्स को कहा था लैमिनी। यहां पर ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ चैनल्स के फॉर्म में है, मतलब मैट्रिक्स की कुछ लाइनें ये बनी, ये मैट्रिक्स की कुछ और लाइनें मान लो यहां पर बन गई, यही मैट्रिक्स यहां पर ऐसे करके कुछ चैनल्स बना रहा है। और ये जो मैट्रिक्स के चैनल बनते हैं, इन चैनल्स को हम नाम देते हैं ट्रेबेकुली। तो मैट्रिक्स के इन चैनल्स को क्या कहा जाता है? ट्रेबेकुली नाम दिया जाता है। तो हमने कहा कि यहां का जो मैट्रिक्स है इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ चैनल्स, ये लेयर्स के फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो आपने कहा कि मैट्रिक्स किसके फॉर्म में है? चैनल्स के फॉर्म में है। अब यहां पर आपने कहा दीज आर चैनल्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या है बेटा? चैनल्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। और ये जो मैट्रिक्स के चैनल्स यहां पर पाए जाते हैं इनको नाम दिया जाता है ट्रेबेकुली। क्या नाम देते हैं? ट्रेबेकुली कहा जाता है। तो यहां पर मैट्रिक्स के चैनल्स को क्या कहा? ट्रेबेकुली। अंतर देखना, जब मैट्रिक्स कंसेंट्रिक लेयर्स के फॉर्म में पाया जा रहा था तो आपने मैट्रिक्स के लेयर को क्या कहा था? लैमिली। मैट्रिक्स के लेयर्स को क्या कहा था? लैमिली। यहां पर मैट्रिक्स चैनल्स के फॉर्म में है और मैट्रिक्स के चैनल्स को आप क्या बोलते हैं? ट्रेबेकुली। तो मैट्रिक्स के चैनल यहां क्या कहे जा रहे हैं? ट्रेबेकुली। जबकि वहां पर मैट्रिक्स की लेयर का नाम क्या था? लैमिली। अब ये जो ट्रेबेकुली हैं इनके बीच बीच में आपको यहां पर भरा हुआ दिखाई देता है रेड बोन मैरो। देखो बीच में स्पेस है, क्योंकि यहां पर इन चैनल्स के बीच में खाली जगह या स्पेस पाए जा रहे हैं। तो स्पेस पाए जाने की वजह से ही आपने इसे स्पंजी बोन कहा है। बोन को देखो नाम क्या दिया है? स्पंजी बोन। एरियोलर टिश्यू जब हमने बनाया था, जिसको हमने एरियो स्पंजी टिश्यू नाम दिया था, वहां भी तो था कि सेल्स और फाइबर के बीच में स्पेस होते हैं। यहां भी आपको दिखाई दे रहा है कि मैट्रिक्स के चैनल्स के बीच में क्या पाए जा रहे हैं? स्पेस। मैट्रिक्स के चैनल के बीच के जो स्पेस हैं, ये स्पेस के अंदर क्या भरा होता है? रेड बोन मैरो। तो यहां पर ये जितना स्पेस है, इस स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ है? रेड बोन मैरो यहां पर भरी है। तो हमने यहां पर देखा कि ये पूरे में भरा हुआ है रेड बोन मैरो। और ये रेड बोन मैरो क्या काम करती है? तो इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। रेड बोन मैरो क्या बनाएगी? ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है, या ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने वाली कौन होती है यहां पर बच्चे? रेड बोन मैरो। जो कहां पाई जाती है? स्पेस में। किसके स्पेस में? तो मैट्रिक्स के बीच के स्पेस में मौजूद होती है रेड बोन मैरो। तो आपने कहा कि ये यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा? रेड बोन मैरो है। और ये जो रेड बोन मैरो है ये फॉर्म करती है ब्लड सेल्स। रेड बोन मैरो का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब आप देखिए, बोन मैरो में आपने कहा कि दो तरीके की हुई। एक तो हुई रेड बोन मैरो, जिसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। वहीं पर आप देखिए यहां कौन था? येलो बोन मैरो। तो बोन मैरो के टाइप कितने हुए? दो, रेड और येलो। येलो में क्या भरा हुआ है? एडिपोज टिश्यू। तो इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट। येलो बोन मैरो का काम क्या हुआ? स्टोरेज ऑफ फैट। येलो बोन मैरो कहां है? यहां भरी है। और यहां पर क्या भरा हुआ है? रेड बोन मैरो। यानी कि बोन्स के जो एंड होते हैं, एंड पर पाया जाता है रेड बोन मैरो, विच इज साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? रेड बोन मैरो ने।
ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन किया, क्योंकि इस बोन में मैट्रिक्स के चैनल्स पाए जा रहे थे और चैनल्स के बीच में स्पेसेस मौजूद थे, इसीलिए आपने क्या कहा, इसे स्पंजी बोन आपने कहा। और ये जो स्पंजी बोन है ये कहां पाई जाती है बेटा, इपीफाइसिस वाले पार्ट पर। तो इपीफाइसिस पर क्या मौजूद है, स्पंजी बोन प्रेजेंट है। क्या आपने को पहले इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां देखो, जब मैं कहता हूं ब्लड सेल, तो ब्लड सेल का मतलब हुआ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, रेड बोन मैरो करता है। अब यहां पर बोन का बीच वाला पार्ट आता है। यहां बीच वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, और इधर यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला पार्ट आ जाता है बीच का। और बोन का ये जो बीच का पार्ट है इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। ये क्या कहा जाता है, शाफ्ट कहा जाता है। और इसको हम बोलते हैं एंड्स। ये क्या है, एंड्स है बोन के। ये जो शाफ्ट वाला पार्ट है, यहां पर जो ये पार्ट है इसको नाम मिलता है डाइफाइसिस। इस वाले पार्ट का नाम क्या होगा, डाइफाइसिस इसका नाम होता है। तो ये वाला पार्ट कहा जाता है डाइफाइसिस। डाइफाइसिस कहां है, तो आपने कहा कि डाइफाइसिस इज प्रेजेंट एट शाफ्ट। कहां पाया जाता है, शाफ्ट वाले पार्ट पर। और दूसरा आपने कहा कि यहां पर मौजूद होती है कॉम्पैक्ट बोन। इसमें क्या पाई जाती है बेटा, कॉम्पैक्ट बोन मौजूद होती है। अब कॉम्पैक्ट बोन क्या है, तो हमने जो पहले डायग्राम बनाया है ये डायग्राम कॉम्पैक्ट बोन का ही है। ये डायग्राम कॉम्पैक्ट बोन का ही डायग्राम है, क्योंकि हमने यही शाफ्ट वाले पार्ट का तो सेक्शन लिया था। तो यहां पर क्या मौजूद होगा, कॉम्पैक्ट बोन। अब देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि मैंने इतना पार्ट लिया और इस पार्ट को मैं आपको अब यहां पे जूम करके दिखाऊंगा कि इस पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें दिखती हैं। तो अगर हम इतने पार्ट को यहां पर देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपने को मान लो यहां बेटा ऐसे करके दिख रहा है। ये वाला पार्ट अपने को ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो पार्ट अपने को दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिए यहां पर आपने ये बताया है कि इसमें कुछ लंबी लंबी कैनाल होती जिनका नाम क्या है, हैवर्सियन कैनाल। अगर मैं पूरी बोन को ऐसे बाहर निकालूं तो हैवर्सियन कैनाल भी तो ऐसे ही बाहर आएगी। तो यहां पर जो हैवर्सियन कैनाल होगी, ये हैवर्सियन कैनाल कहां पर मौजूद होगी, तो बोन में अलोंग द लेंथ पाई जाएगी। तो बोन में इसकी लंबाई में कौन सी कैनाल पाई जा रही है, हैवर्सियन कैनाल। अब हम समझेंगे कि हैवर्सियन कैनाल का काम क्या होता है, ये बोन के अंदर मौजूद क्यों होती हैं। तो यहां पर अभी मैंने हैवर्सियन कैनाल कितनी बनाई, 3। ये जो हैवर्सियन कैनाल्स हैं ये आपस में जुड़ी भी होती हैं। जुड़ेंगी कैसे, तो अब आप देखिए जैसे ये हैवर्सियन कैनाल, ये यहां पर, ये इधर, ये इधर, ऐसे करके हैवर्सियन कैनाल्स आपस में जुड़ती भी हैं। जब ये जुड़ेंगी तो अब देखो कुछ कैनाल ऐसे करके बनी। ये वाली जो कैनाल है ये आपको पहले वाले डायग्राम में क्यों नहीं दिखाई दी थी, क्योंकि ये कैनाल कैसी है, ट्रांसवर्स है। तो इसलिए ट्रांसफर सेक्शन के अंदर ये वाली कैनाल आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगी। यहां पर अब दो तरीके के कैनाल्स आपके पास हैं। पहली ये वाली कैनाल है जिसको आपने नाम दिया है हैवर्सियन कैनाल। क्या कहा, हैवर्सियन कैनाल आपने कहा कि ये वाली कैनाल है जिसका नाम है हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल के बारे में ध्यान रखेंगे कि इट रन अलोंग द लेंथ। देखो बोन की लंबाई में रन कर रही है कि नहीं, बोन बेटा लंबी किधर से किधर है, तो बोन की लंबाई यहां से इधर की तरफ है। और हैवर्सियन कैनाल भी ऐसे ही रन कर रही है। तो क्या मैं हैवर्सियन कैनाल के बारे में कह सकता हूं कि हैवर्सियन कैनाल अलोंग द लेंथ रन करती है। तो अलोंग द लेंथ रन करने वाली कैनाल कौन सी है, हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल में मौजूद होती है ब्लड वेसल,
इसके अंदर क्या क्या रहेगा? ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व और कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या क्या चीजें मौजूद हैं? ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व और कनेक्टिव टिश्यू यहां पर पाए जा रहे होते हैं। ये सारी चीजें कहां मौजूद है? हैवर्सियन कैनाल में। यानी कि अंतर समझेंगे। कार्टिलेज के बारे में कल आपने कहा था कि कार्टिलेज एवेस्कुलर होती है। कार्टिलेज कैसी है? एवेस्कुलर। जबकि बोन एवेस्कुलर है क्या? नहीं। बोन में अंदर हैवर्सियन कैनाल है और हैवर्सियन कैनाल में ब्लड वेसल पाई जा रही है। अगर ब्लड वेसल मौजूद है तो इसका मतलब हुआ बोन वेस्कुलर हुई कि वेस्कुलर? तो बोन कैसी होती है? वेस्कुलर होती है। तो ये हैवर्सियन कैनाल है जो कि अलोंग द लेंथ रन करती है। अब ये जो हैवर्सियन कैनाल है, दो हैवर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ने वाली कुछ ट्रांसवर्स कैनाल भी यहां मौजूद हैं। और इन ट्रांसवर्स कैनाल्स को बेटा बोलते हैं बोकमैन्स कैनाल। क्या कहा जाता है? बोकमैन्स कैनाल कहा जाता है। तो ये वाली जो कैनाल है, इनका नाम क्या रहेगा? बोकमैन्स कैनाल। ये जो बोकमैन्स कैनाल है, ये कनेक्ट किसे करती है? हैवर्सियन कैनाल को। तो बोकमैन कैनाल का काम क्या रहेगा? दैट इट विल कनेक्ट हैवर्सियन कैनाल। तो ये हैवर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ती है। तो हैवर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ने वाली जो कैनाल है, उनको नाम क्या मिलता है? बोकमैन्स कैनाल। तो कैनाल कितने टाइप की हुई? दो। ध्यान रखेंगे, ये जो कैरेक्टर है, ये केवल पाया जाता है मैमल के अंदर। सो इट इज प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली। तो केवल मैमल्स के अंदर होती है। अब मुझे बताएंगे, ये जो हैवर्सियन और बोकमैन्स कैनाल हैं, ये कहां पाई जा रही हैं? कॉम्पैक्ट बोन में कि स्पंजी में? किसके अंदर है? कॉम्पैक्ट बोन में। ये चीज स्पंजी बोन के अंदर नहीं पाई जाती। एक डेवलप्ड बोन के अंदर ये दो पार्ट होते हैं। एक जिसे आपने कहा एपिफाइसिस और दूसरे को आपने कहा डायफाइसिस। वहीं पर जब आप बात करते हैं डेवलपिंग बोन के बारे में, यानी कि अगर मैं तुम्हारी बोन्स के बारे में बात करूं, जब तुम्हारी लंबाई बढ़ रही है अभी, तो डेवलपिंग बोन के अंदर तीन पार्ट होते हैं। वहां पर एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में एक और पार्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। क्या कहा जाएगा इसे? मेटाफाइसिस है। तो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का नाम क्या है बच्चे? मेटाफाइसिस। तो ये वाला पार्ट कहा जाता है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस के बारे में पहली बात, कि मेटाफाइसिस इज प्रेजेंट इन डेवलपिंग बोन के ओनली। किसके अंदर पाया जाता है? डेवलपिंग बोन के अंदर पाया जाता है। ये डेवलप्ड बोन के अंदर नहीं होता। मतलब जब भी आपसे कहा जाएगा कि डेवलप्ड बोन में, मतलब मैं अपनी बोन की अगर बात करूंगा, तो मेरी बोन में कितने पार्ट? दो। कौन कौन से? एपिफाइसिस और डायफाइसिस। तुम्हारी बोन में कौन कौन से? एपिफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस पार्ट पाए जाते हैं। ये जो मेटाफाइसिस वाला पार्ट है, ये मेटाफाइसिस पर मौजूद होता है एपिफाइजियल एंड प्लेट। यहां क्या पाया जाता है? एपिफाइजियल एंड प्लेट पाई जाती है। तो यहां पर मौजूद होती है एपिफाइजियल एंड प्लेट। और ये जो एपिफाइजियल एंड प्लेट है, इट इज जोन ऑफ इलोंगेशन ऑफ बोन। ये बोन का इलोंगेशन जोन है। यानी कि बोन की जो लंबाई बढ़ती है, वो लंबाई कहां बढ़ती है? बोन की लंबाई कहां बढ़ेगी? मेटाफाइसिस पर। बोन की लंबाई एपिफाइसिस या डायफाइसिस पे नहीं बढ़ती है। बोन की लंबाई यहां से बढ़ती है। ठीक। तो ये जगह है जहां से बोन की लंबाई बढ़ रही होती है। तो आपने कहा कि मेटाफाइसिस है। अब ये मेटाफाइसिस पर क्या होता है? तो देखिए, जोन ऑफ इलोंगेशन का मतलब हुआ वो जोन जहां पर बोन लंबी हो, बोन की लंबाई बढ़े। तो बोन की लंबाई बढ़ने वाली जगह कौन है? मेटाफाइसिस वाली जगह है, जहां पर बोन की लंबाई बढ़ती है। तो यहां से बोन की लंबाई बढ़ती है। अब देखो,
ये जो मेटाफाइसिस है, इस मेटाफाइसिस पर मौजूद होती है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। यहां कौन सी सेल पाई जाती है? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, which are replaced by osteoblast cell। इनको रिप्लेस कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो इसे रिप्लेस कौन करेगा? तो आपने कहा कि इसे रिप्लेस कर रहा है यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल, इसको रिप्लेस करता है। तो रिप्लेस करने वाला यहां पर कौन है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। समझना, हमने कल कहा था कि एम्ब्रियो का ज्यादातर एंडोस्केलेटन किसका बना है? कार्टिलेज का। मतलब हमारे अंदर ज्यादातर जो बोन है वो किसको रिप्लेस करके बनी है? कार्टिलेज को। कार्ट कार्टिलेज वाली सेल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट को ही रिप्लेस कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। और बोन की लंबाई धीमे धीमे बढ़ती है। यहां पर आपने कहा कि बोन के अंदर कितने पार्ट पाए जाते हैं? 3। इपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस, ये 3 पार्ट यहां बोन के अंदर मौजूद होते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं एक लॉन्ग बोन की, को रिलेट करेंगे। आप देखें, ये जो मेटाफाइसिस वाला पार्ट है, ये कुछ लोगों के अंदर या कुछ बच्चों में कम टाइम तक एक्टिव रहता है। जिसके अंदर कम टाइम तक एक्टिव रहा, उसके अंदर ग्रोथ जल्दी बंद हो गई। कुछ के अंदर ज्यादा टाइम तक एक्टिव रहा, उसके अंदर बोन की ग्रोथ ज्यादा हुई। तो पहले वाले की लंबाई रह गई कम, दूसरे वाले की लंबाई ज्यादा। लंबाई से रिलेटेड हार्मोन कौन? ग्रोथ हार्मोन। मतलब ग्रोथ हार्मोन कहां काम करता है? यही मेटाफाइसिस पर आकर के काम करता है और बॉडी का इलोंगेशन कराता है या बॉडी की ग्रोथ कराता है। तो अपने को बोन के 3 पार्ट समझ में आ गए। इसको फटाफट लिखें, फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ बोन। कौन सा बेटा? ऊपर वाले फिगर पे हमने क्या किया है? इसका एक लॉन्गिट्यूडिनल या सेजिटल सेक्शन काटा है ऐसे करके, तो अपने को दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर ये गायब। यहां पे क्या होगा? जैसे पहले इसके अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल थी, जब बोन का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो कॉन्ड्रोब्लास्ट पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगी ऑस्टियोब्लास्ट से। तो एक अलग रीजन बचा ही नहीं जहां कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है। तो उसको हम बोलते हैं कि एपिफाइजियल एंड प्लेट अब क्या होगा? क्लोज हो गई। वहां भी ऑस्टियोसाइट। मैट्रिक्स हमेशा कौन बनाएगा? ऑस्टियोसाइट। मतलब यहां जो आप मैट्रिक्स के चैनल्स दिखा रहे हैं, इन्हीं चैनल्स के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल मौजूद हैं। लंबाई, साइज दोनों को बढ़ेगा, ठीक। पर बोन जहां से अपनी लंबाई में बढ़ेगी, यहां देखो, जब ये बेटा ग्रो करेगा ना, तो इसके ग्रो करने पे लंबाई इसकी भी बढ़ेगी और इसकी भी बढ़ेगी, दोनों चीजों की लंबाई बढ़ेगी। पर एक्चुअली ग्रोथ कहां हो रही है? तो ग्रोथ वाली जगह कौन है? मेटाफाइसिस। हाँ, होती है। इसका कलर लाल आपको दिख रहा है? अगर लाल दिख रहा है तो मतलब ब्लड वेसल तो होंगी। लाल है ना? तो लाल का मतलब ब्लड। तो एपिफाइसिस वाला जो पार्ट है जहां रेड बोन मैरो है, वहां पे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। येलो बोन मैरो वाले पार्ट के अंदर नहीं है। लिख गया। ट्रेबेकुली अपन ने कहा था कि मैट्रिक्स के जो चैनल्स हैं स्पंजी बोन में,
तो उन चैनल्स को, यानी कि जो रास्ते रास्ते जैसे दिख रहे हैं ना मैट्रिक्स के बने हुए, उन्हीं रास्तों का नाम है ट्रेबेकुली। शाफ्ट जो बीच में कंपैरेटिवली पतला पार्ट होगा ना बोन का, उसको बोलते हैं शाफ्ट। हाँ। कॉन्ड्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट है दूसरी सेल का ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, जब जैसे अभी तुम्हारे अंदर ग्रोथ चल रही है, तो क्या हुआ, एक कॉन्ड्रोब्लास्ट है, उसने डिवाइड किया, कितनी कॉन्ड्रोब्लास्ट बनी, दो, उनमें से एक ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट कितनी बच गई, एक। मान लिया से 2-3 साल बाद जब तेरे अंदर ग्रोथ एकदम बंद, तो उस टाइम पे क्या होगा कि कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड करना बंद कर देगी, और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट चेंज होती जाएगी या रिप्लेस होती जाएगी ऑस्टियोब्लास्ट से। जब रिप्लेस होती जाएगी तो धीमे धीमे कॉन्ड्रोब्लास्ट का नंबर खत्म होता जाएगा, कम हो जाएगा ना। जब ये नंबर खत्म हो जाएगा तो इस स्थिति को हम कहेंगे कि जो एपिफाइजियल एंड प्लेट है वो क्लोज हो गई, अब फर्दर इलोंगेशन या फर्दर ग्रोथ अब नहीं होगी। अपन ने क्या कहा कि बोन की लंबाई बढ़ाती है ना, तो बोन की लंबाई बढ़ाना काम होता है एपिफाइजियल एंड प्लेट का। मतलब कि मैं अब चाहे जितना दूध पीऊं, दही खाऊं, मेरी लंबाई बढ़ेगी क्या, नहीं। तुम अगर ढंग से खाओगे तुम्हारी लंबाई बढ़ेगी। हाँ, तुम्हारे अंदर एपिफाइजियल एंड प्लेट अभी एक्टिव है, जबकि मेरे अंदर एक्टिव नहीं है। हाँ, केवल रेड बोन मैरो। ये जो रेड बोन मैरो है, यहीं पर हीमोपोएटिक सेल्स पाई जाती हैं। रेड बोन मैरो में ही हीमोपोएटिक सेल होती है, किडनी में नहीं होती। किडनी एक हार्मोन बनाता है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि यहां आकर के आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो आरबीसी प्रोडक्शन करेगा यही। आगे बढ़ा जाए। ज्यादातर ज्यादातर जो बोन्स हैं, उनके जो एंड्स हैं, वहां पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ट्रेबेकुली अपन ने अभी क्या कहा कि जो मैट्रिक्स के चैनल हैं, तो इन मैट्रिक्स के चैनल्स का ही नाम क्या है, ट्रेबेकुली। छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, बस मैट्रिक्स का चैनल है तो उसका नाम ट्रेबेकुली है। सबका मतलब जितने रास्ते तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, सारे रास्तों का नाम ट्रेबेकुली है। अब रास्ता सीधे जा रहा हो, आड़ा टेढ़ा जा रहा हो, कैसा भी जाए, नाम क्या होगा, ट्रेबेकुली। अब ध्यान देंगे, आगे अब हम बात करने वाले हैं अबाउट फंक्शंस ऑफ बोन, कि बोन हमारे अंदर काम क्या क्या करती है। तो एक बार जरा देखते हैं फंक्शंस ऑफ बोन। तो बोन के फंक्शंस जब आप देखते हैं, तो सबसे पहला बोन का फंक्शन आता है दैट इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। बोन स्टोर हाउस किसका है बेटा, कैल्शियम का। तो कैल्शियम के स्टोर हाउस की तरह हमारे अंदर काम कौन करता है, बोन काम कर रही होती है। समझिए, आपकी बॉडी में जितना कैल्शियम है, उसका 99% कैल्शियम अकेले कहां पर मौजूद है, बोन में।
बचा हुआ 1% कैल्शियम आपके ब्लड में पाया जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले कर लेता है। आपकी मसल्स के अंदर मौजूद है, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन में रोल प्ले करता है। बॉडी में और भी जगह पाया जाता है जहां पर ये अपना काम करेगा, पर 99% कैल्शियम अकेले किसके अंदर मौजूद होता है? बोन में। जब भी अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो बॉडी क्या करती है? बोन से कैल्शियम बाहर निकाल लेती है। तो कैल्शियम के लिए स्टोर हाउस की तरह काम कौन कर रहा है? बोन काम करती है। तो ये स्टोर हाउस है कैल्शियम का। अगला आप देखें, रेड बोन मैरो at some cells या red bone marrow of some cells, some bones is site of blood cell production। एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे साथ साथ में। क्या आपको ये लाइन मिली? सबसे लास्ट वाली लाइन है ना? तो सबसे लास्ट में क्या कहा है? कुछ बोन्स में क्या पाई जाती है? रेड बोन मैरो। और ये रेड बोन मैरो किसका साइट है बेटा? ब्लड सेल प्रोडक्शन का साइट है। यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा होता है? रेड बोन मैरो करती है। तो आपने कहा कि स्टोर हाउस है कैल्शियम का, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करेगा। बोन का तीसरा काम होता है कि ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करेगा टू विसरल सॉफ्ट ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा डेलिकेट हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं। तो ये जो डेलिकेट और सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सारा काम कौन कर रहा होता है? बोन का काम है। लाइकवाइज हमारा हार्ट हमारी थोरेसिक कैविटी में है, यहाँ स्टर्नम है, इधर रिब्स है, पीछे वर्टिबल कॉलम है। तो बोन से प्रोटेक्टेड है, बोन से कवर्ड है। अगर मान लो हार्ट कहीं बोन से कवर्ड ना होता और हार्ट अगर कहीं बाहर होता, तो तुम मालूम पड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह में कहीं जा रहे हो, जरा भी धक्का मुक्की हुई, तुम्हारा हार्ट दब गया आगे वाले से। अब हार्ट दब गया तो हार्ट बेचारा बीट नहीं कर पाएगा, और बीट नहीं कर पाएगा तो तुम वहां से वापस लौट के नहीं आओगे। तो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? बोन। अगला आप देखिए, ये जो बोन है, ये आपने कहा कि अटैच होती है स्केलेटल मसल से। बोन किससे अटैच्ड है? स्केलेटल मसल के साथ। तो आपने कहा कि बोन इज अटैच टू स्केलेटल मसल एंड इट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। और ये क्या लेकर के आती है? तो आपने कहा कि इसकी वजह से क्या आता है? मूवमेंट। आप देखो, मसल क्या करेगी बेटा? तो मसल आपके अंदर फोर्स ही तो जनरेट करेगी। मसल का काम क्या है? फोर्स जनरेट करना, कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फोर्स जनरेट होगा। ये जो फोर्स जनरेट होगा, जब तक ये किसी हार्ड सरफेस पर एप्लीकेबल ना हो, हार्ड सरफेस पर ये फोर्स ना लगाया जाए, तो क्या इस फोर्स की वजह से कुछ काम हो पाएगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो चलना चाहता हूं, तो मेरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पर चलने के लिए जो फोर्स लगाना है, वो फोर्स किस पे लगाया जाएगा? बोन पर। यानी कि मसल्स के काम करने के लिए इनका बोन के साथ अटैच होना जरूरी है। मसल्स को बोन के साथ अटैच होना चाहिए, तभी ये मसल्स अपना काम कर पाएंगे। तो ये फंक्शन भी किसका हो गया? बोन का। अगला आप देखें, तो ये आपकी बॉडी को क्या करता है कि बॉडी का जितना भी शेप एंड साइज है, उसको मेंटेन करना भी किसका काम होता है? बोन का। तो ये मेंटेन करता है शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी का पूरा शेप एंड साइज मेंटेन करना, ये भी काम किसका होता है? बोन्स का। तो यहां तक बच्चों बात हुई बोन के बारे में। अब देखिए, बोन के बारे में एक एडिशनल बात, जो कुछ पुराने क्वेश्चन में, मॉड्यूल में आपको कई जगह पे मिलेगी, पर हमारा जो नीट का एग्जाम है, यानी कि नीट 2025, उसके हिसाब से चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप जब अगर चाहो, बस आप लिख के रख लो, जब भी अगर क्वेश्चन करे तो पलट के देख लिया, बाकी आपको जरूरत नहीं है। तो हम थोड़ी सी यहां पर बात करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ बोन।
मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि टाइप्स ऑफ बोन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इससे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे। तो कुछ लोगों को ये अभी भी पसंद है, तो आप इधर उधर के कहीं कुछ क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है आपको कहीं कहां मिल जाए। तो बोन को बेटा हम क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप में। बोन के कितने टाइप? 4। बोन के जो 4 टाइप हैं, इनमें से आप देखिए, सबसे पहला आता है कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन। पहले टाइप की बोन को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइप इज कार्टिलेजिनस और रिप्लेसिंग बोन। बस एक बार इनके बारे में सुन लेंगे। हमने कहा था कि एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? कार्टिलेज का। ये कार्टिलेज को रिप्लेस बाद में कौन करता होगा आफ्टर बर्थ? बोन। तो वो बोन जो कार्टिलेज को रिप्लेस करके आई है, वो बोन जो कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनी है, उस बोन को आप क्या कहेंगे? कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन। वो बोन जो किसके रिप्लेसमेंट से आए? कार्टिलेज के। तो कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से आने वाली बोन का नाम क्या होगा? कार्टिलेजिनस बोन। और यहां पर हमारी बॉडी की ज्यादातर बोन आती हैं। तो हमने कहा कि मोस्ट ऑफ अवर बोन, तो हमारी ज्यादातर जो बोन्स हैं ये कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन्स ही होती हैं, जो कि पहले कार्टिलेज थी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, बाद में इन कार्टिलेज को रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या आ गया? बोन आ गई। फिर आपने कहा कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन के बाद अगले टाइप की जो बोन आती है, इसका नाम होता है मेम्ब्रेनस या डर्मल या इन्वेस्टिंग बोन। तो अगली बोन को कहा जाता है बेटा मेम्ब्रेनस या डर्मल या इन्वेस्टिंग बोन कहा जाता है। सो नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेनस और डर्मल और इन्वेस्टिंग बोन। सुनिएगा, हमारी स्किन में अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे ऊपर की लेयर का नाम है एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है डर्मिस, और इसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस। डर्मल मतलब कि डर्मिस की आप बात कर रहे हैं। डर्मिस में एक कार्टिलेज मौजूद थी। डर्मिस में क्या मौजूद है? कार्टिलेज। कार्टिलेज के आसपास ऑस्टियोसाइट सेल आकर के अरेंज हुई। ऑस्टियोसाइट सेल ने यहां पर बोन की लेयर्स का डिपोजिशन शुरू किया, यानी कि लैमेली का डिपोजिशन शुरू किया। पहले एक लैमेली बना, एक और लैमेली बना, एक और लैमेली बना, एक और बना। इस तरीके से यहां पर बोन का धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बोन को डिपॉजिट किया जा रहा है। क्योंकि आप बोन को डिपॉजिट कर रहे हैं, बोन को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसी बोन को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग बोन कहते हैं। डर्मल क्यों कहा? क्योंकि बन कहां रही थी? डर्मिस के अंदर। बन कहां रही है? डर्मिस में। आपने मेम्ब्रेनस कहा क्योंकि पहले एक कार्टिलेज यहां पर मौजूद थी, जिसने एक मेम्ब्रेन की तरह काम किया, जिसके चारों तरफ डिपोजिशन हुआ, इसीलिए इसे मेम्ब्रेनस बोन भी कहा जाता है। ये मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन के एग्जांपल में आप यहां पर रखते हैं क्रेनियल बोन। किसको रखते हैं बेटा? क्रेनियल बोन्स को। क्रेनियल बोन का मतलब हुआ हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन को कवर करने वाली जो बोन्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स कहते हैं। ये जो क्रेनियल बोन है, इनका फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। क्रेनियल बोन के अलावा आप यहां रख सकते हैं स्टर्नम को। क्या रख दो बेटा? स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? चेस्ट बोन। यानी कि यहां पर वेंट्रल मिड लाइन पर जो बोन मौजूद है, इस बोन का नाम क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम के अलावा हमारी कॉलर बोन, हमारी कॉलर बोन, कॉलर बोन का नाम होता है क्लेविकल। तो ये क्लेविकल बोन भी इसी कैटेगरी में आती है। तो ये वाली कौन सी हुई? मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन। मेम्ब्रेनस या डर्मल के बाद फिर अगली कैटेगरी आपकी आ जाती है सीसमॉइड बोन। ये वाली चीज है जो कि हो सकता है कहीं भूले बिसरे आपसे पूछी जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। देखिए, सीसमॉइड बोन उन बोन्स को कहा जाता है जिन बोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो अपन ने कहा कि बोन इज फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। अगर बोन का फॉर्मेशन
टेंडन पर कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से होता हो, यानी कि अगर एक टेंडन ही बोन में बदल जाता हो तो टेंडन के बोन में बदलने पर जो बोन बनती है उसको हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, सीसमॉइड बोन कहेंगे। तो जो सीसमॉइड बोन है वो किससे बनती है, टेंडन के ऑसिफिकेशन से। टेंडन आप जानते हैं मसल और बोन के बीच में होता है। ऑसिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ बोन, ऑसिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ बोन। अगर टेंडन ही बोन में बदल जाए तो आप क्या कहेंगे, सीथमॉइड बोन। एग्जाम्पल होता है इसका पटेला। एग्जाम्पल क्या बेटा, पटेला। पटेला बोन को आप कहते हैं नी कैप। पटेला को क्या कहा जाता है, नी कैप। तो ये जो नी कैप बोन है ये सीथमॉइड बोन है। अब इसके बाद एक और टाइप आता है, जब आप बोन को बोलते हैं विसरल बोन, क्या कहा जाता है, विसरल बोन कहा जाता है। तो विसरल बोन जो है दे आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये किसके अंदर पाई जाती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती हैं, और ये बोन हमारे अंदर नहीं होती। विसरल बोन हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। तो हमने कहा कि इंटरनल ऑर्गन में पाई जा रही हो। विसरल बोन का आपके पास जो एग्जाम्पल हो जाता है वो एग्जाम्पल है जैसे कि ऑस कार्डिस। ये ऑस कार्डिस बोन जो है, यहां बेटा ऑस शब्द का मतलब होता है बोन, ऑस मतलब बोन। ऑस कार्डिस पाई जाती है हर्ट ऑफ डियर में। किसका हर्ट, डियर का। डियर मतलब हिरण। तो हिरण के हर्ट में एक बोन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस कार्डिस कहा जाता है। ऐसे ही ऑस पैल्पेब्री, ये पाई जाती है आईलिड ऑफ क्रोकोडाइल में। ये कहां है, आईलिड ऑफ क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल के आईलिड के अंदर ये बोन पाई जाती है। तो ये बोन के चार टाइप हुए। इनमें से अगर थोड़ी बहुत आपकी याद करने की इच्छा हो तो आपको जो याद कर लेना है वो कौन सा, सीथमॉइड बोन। बाकी को उतना ज्यादा इन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो अपने को अभी इतनी बात समझ में आई। अब सुनो तुम्हारे लिए होमवर्क। आपको ईएलपी मिली है 5। कल परसों की आपकी छुट्टी है। पांचों ईएलपी आपको करनी है। क्या करेंगे, पांचों ईएलपी अपन कर लेंगे मॉड्यूल में। सबसे पहले एक्सरसाइज में से हम करेंगे पीवाईक्यू, यानी कि पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 3 में। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज 1 और 2 लगाएंगे। ठीक, तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, ईएलपी करनी है। अगली क्लास में अपन जो है डिस्कशन कर रहे होंगे कि कौन कौन सी चीजें रही या कहां कहां पे अपने को दिक्कत आई। तो आज की क्लास के लिए अभी इतना। क्या बेटा, मंडे को, मंडे को अपन जो है इसके बाद अब पढ़ेंगे कॉकरोच। पहले तो जितना अपन ने डिस्कशन वाला पार्ट कहा है वो अपन कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉकरोच। क्योंकि बाकी जितना मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू है वो जब हम लोकोमोशन, मूवमेंट और नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब उसके साथ पढ़ेंगे। तब वो चीज अपने ज्यादा बेहतर काम में आएगी, अभी उतना काम आएगी नहीं। हाँ, इसके बाद टेस्ट। हाँ, उसमें टिश्यू तक डन। चलिए।